हेलो फ्रेंड्स, तीसरी आंख में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दरोगा की नई वैकेंसी आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि इतिहास संबंधित जो भी मेरे पास महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। खासकर किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो इसका हल मैंने निकाल लिया है और इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूं जिसके इर्द गिर्द दारोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि हिस्ट्री उनका कमजोर पेपर है तो वे इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक बार बार देखें। इस वीडियो में कहने को तो 10 क्वेश्चन है, मगर जानकारियां 100 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगी। साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाए कि यह एक मनोरंजक विषय बन जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन किस शासक का समकालीन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। 72 ईसा पूर्व में कनिष्क ने कुंडलवन जो कश्मीर में है वहां चौथा बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। उस संगति मीन्स बैठक। उस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। इसी बैठक में बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान विचारधारा वाले बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांतों में विश्वास करते थे, जबकि महायान जिनके संस्थापक नागार्जुन थे वे बुद्ध के साथ बोधिसत्वों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य 2 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो ऊपर आप देख रहे हैं, यानी कि 1845 से लेकर 1846 तक, तथा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तक। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप पंजाब में सिख संप्रदाय का अंत हो गया और संपूर्ण सिख क्षेत्र अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आ गया। पहले आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग तथा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। यहां भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल बताया जा रहा है। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से लेकर के 1848 तक। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक। क्वेश्चन है, निम्न में सत्य कथन को पहचानें। मतलब जैन धर्म से संबंधित कुछ कथन यहां दिए गए हैं। उस कथन में से कौन कौन से कथन सत्य हैं उसे आपको बताना है। तो देखिए, 4 कथन आपके सामने हैं। जैसे ऑप्शन ए में जैन धर्म में आत्मा का सर्वोपरि स्थान है। ऑप्शन बी में जैन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन सी में जैन धर्म में मूर्ति पूजा अस्वीकार्य है। और ऑप्शन डी में जैन धर्म में ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में है। क्या ये सारे ऑप्शंस जो हैं, जो कथन है, सत्य है या फिर गलत है? यही आपको पहचानना है। अब आपको यह बताना है कि इनमें कौन कौन सा सही है जिसके लिए कोड दिया गया है। तो आप देखिए कि ऑप्शन ए में केवल ए और बी है
ऑप्शन बी में ए, सी और डी है। ऑप्शन सी में केवल ए, बी और डी है। और ऑप्शन डी में सभी हैं, यानी कि ए, बी, सी और डी। तो आप आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन ए, बी और डी जैन धर्म से रिलेटेड, यानी कि जैन धर्म से संबंधित यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में जैन धर्म में आत्मा का सर्वोपरि स्थान है। उसी तरह से जैन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी में आप देखेंगे जाति व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में जाति व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन डी में जैन धर्म में ग्रंथ जो है वो प्राकृतिक भाषा में है। ऑप्शन सी का जो ये कथन दिया गया है, मूर्ति पूजा अस्वीकार्य है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन धर्म में मूर्ति पूजा स्वीकार्य है, अस्वीकार नहीं है। कहने का मतलब है कि मूर्ति पूजा जैन धर्म में माना जाता था, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है कि मूर्ति पूजा अस्वीकार है। इसलिए ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन ए, बी और डी बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। सही आंसर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। यदि आपने इस स्टोरी को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका, जिसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 ईस्वी को हुआ था, यह बंगला भाषा का प्रमुख समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका भारत में सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गणना होती है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, जिसका नाम है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। यह पत्रिका पहले सप्ताह में एक बार आया करता था। प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को तो आपने सुना ही होगा, यानी कि जब प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। तो शिशिर कुमार घोष ने इनकी गंदी चाल को पहचान लिया और एक हफ्ते बाद शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका को पूर्णतः अंग्रेजी में बदल दिया। हालांकि अगला वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। पहले लॉर्ड लिटन ने प्रेस एक्ट को लगाया था और फिर जब 1882 ईस्वी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे जो एक्ट लगाया था लिटन ने, उसे रिपन ने समाप्त कर दिया। उसके बाद 1891 में अमृत बाजार पत्रिका को सप्ताह में नहीं बल्कि दैनिक बना दिया गया, यानी कि हर दिन आता था यह पत्रिका। इसी कारणवश 1919 में अंग्रेजी सरकार ने इस पत्रिका का जमानत राशि जब्त कर लिया, परंतु यह पत्रिका 1928 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका को फिर से 1928 में प्रारंभ कर दिया गया, जिसके संपादक थे तुषार कुमार घोष, जो जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर तुषार कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक रहे थे 1994 तक, 1994 तक। इसके बाद श्रमिक आंदोलन की वजह से यह पत्रिका अधिक कर्ज होने के कारण
1996 में इसका प्रकाशन बंद हो गया, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे फिर से प्रारंभ कर दिया गया था। कहने का मतलब है यहाँ पे इतना बड़ा इतना आपने स्टोरी सुना, लेकिन इसका बहुत ही छोटा सा ये मतलब यहाँ पर निकल के आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले लिटन ने लगाया था, फिर बाद में इसे लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को हटा दिया था, और फिर अंत में क्या होता है कि ये अमृत बाजार पत्रिका के मुख्य संपादक जो हैं तुषार कुमार घोष जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन भर 1994 तक इसके संपादक रहे, और फिर ये बाद में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन फिर से पुनः प्रारंभ हो गया। आप स्टोरी को पॉज करके बार बार सुने, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी कि इन्हें मैच करना है। एक तरफ जगह के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य के नाम हैं, जैसे बारदोली, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली, ये सारे जगह हैं किसी राज्य में, और वहीं पे कुछ खास घटनाएं हुई हैं, जैसे बारदोली की घटना किस राज्य में हुआ है, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली की घटनाएं किस राज्य में हुई हैं, तो आपको ये बताना है। नीचे कूट दिया गया है और इसे आपको मैच करना है और आंसर ढूंढना है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली की घटना गुजरात में हुई थी, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश में, यरवदा की घटना महाराष्ट्र में हुई थी, और नोआखली की घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये जितनी भी घटनाएं हैं, आइए बारी बारी से इन सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बारदोली की घटना के बारे में जानेंगे। गुजरात में एक नगर है बारदोली, जहां 1928 में वायसराय लॉर्ड इरविंग ने किसानों पर 30% अतिरिक्त लगान बढ़ा दिया था, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया था। इसके विरोध में बारदोली के किसानों ने वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया था, और जब ये आंदोलन सफल हो गया, तब बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये तो बारदोली की घटना है। ऑप्शन बी में चौरी चौरा देख रहे हैं। आइए जानते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जिसका नाम है चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में यरवदा देख रहे हैं। यरवदा एक सेंट्रल जेल है जो पुणे महाराष्ट्र में है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार कर पुणे के यरवदा जेल में रखा गया था। इसी जेल में महात्मा गांधी ने चरखा का निर्माण किया था। ऑप्शन डी में नोआखली है। 10 अक्टूबर जब भी आता है, 10 अक्टूबर 1946 का जिक्र साथ लाता है, जो नोआखली में हुए नरसंहार की याद को बिल्कुल ताज़ा कर देता है। 10 अक्टूबर 1946 को लक्ष्मी पूजा का पावन दिन था। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र नोआखली मुसलमानों का गढ़ा है। वहां मुस्लिम लीग का पूरा वर्चस्व था। 6 सितंबर को गुलाम सरवर हुसैनी ने मुस्लिम लीग की सदस्यता ली थी, और अगले दिन 7 सितंबर को ही उसने शाहपुर बाजार में मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, यानी कि हिंदुओं की निर्मम कत्लेआम करने का आह्वान किया। अर्थात संक्षेप में कहा जाए तो शायद ही कोई ऐसा जघन्य कर्म रहा हो
जो मुसलमानों ने उस दिन हिंदुओं के साथ नहीं किया हो। तो ये सारी घटनाएं थी जिनके बारे में आपने विस्तार से जाना है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो। क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? 1905, 1917, 1940, 1946। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1940। लाहौर में 1940 में 22 मार्च से 24 मार्च अर्थात 3 दिनों का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन चला, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग एक पृथक मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। आपको साथ में यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी प्रस्ताव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। भारत में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता किस वर्ष मिली थी? 1829, 1856, 1896, 1867। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1856। भारत में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता 1856 में मिली थी। ऑप्शन में जितने भी ईस्वी दिए गए हैं सभी में कुछ न कुछ सामाजिक सुधार का कार्य हुआ है। जैसे ऑप्शन ए में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटी की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना 3 लोगों के द्वारा किया गया था। उनमें शामिल थे गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और चंद्रवाकर। विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में हुआ था, इसे लागू करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान है। इस सुधार के लिए उनमें इतना जुनून था कि उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही करवाया था। और इस अधिनियम यानी कि ये अधिनियम जो हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। सही आंसर है ऑप्शन सी, नूरजहां। इस चित्र में आपको एतमादौला का मकबरा दिख रहा है, जिसे नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता गयासुद्दीन बेग के याद में बनवाया था। गयासुद्दीन बेग अर्थात नूरजहां के पिता जहांगीर के दरबार में मंत्री था। एतमादौला गयासुद्दीन बेग की उपाधि थी, इसलिए मकबरे को एतमादौला का मकबरा भी कहा जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1626 से लेकर 1628 के बीच में यमुना नदी के किनारे में हुआ था। इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया था। अपनी खूबसूरती के कारण यह मकबरा आभूषण बक्से के रूप में यानी कि ज्वेलरी बॉक्स के रूप में जाना जाता है। युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर।
तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इस पद्धति के अनुसार आधी सेना को दाएं तथा आधी सेना को बाएं खड़ा कर शत्रु के सेना पर पीछे से वार किया जाता था, या इसे कह सकते हैं कि छल से युद्ध किया जाता था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम यानी कि सही सीरीज आपको बताना है। ऑप्शन ए में चौसा, बिलग्राम, दोहरिया, सरहिंद। ऑप्शन बी दोहरिया, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। ऑप्शन सी सरहिंद, दोहरिया, चौसा, बिलग्राम। ऑप्शन डी बिलग्राम, चौसा, सरहिंद, दोहरिया। सही आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं द्वारा लड़े गए ये सही क्रम है, दोहरिया, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। अब इन युद्धों के बारे में जान लेते हैं कि ये कब और किन के बीच में हुआ था। सबसे पहले दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। अब ये जान लेते हैं कि दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ था। दोहरिया का युद्ध मोहम्मद लोदी की अफगान सेना और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। और सरहिंद का युद्ध मुगल और अफगान सेना के बीच में हुआ था, जिसमें मुगलों की जीत हुई थी। मुगल की तरफ से बैरम खान था और अफगान की सेना की तरफ से सिकंदर सूर था। तो ये है दरोगा के लिए जीके से संबंधित पहला वीडियो, जो पूरे विस्तार से आपको बताया गया है। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दरोगा का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये इसलिए कहा जा रहा है कि आगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो इस एग्जाम से संबंधित आपको दिए जाएंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आगे की वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।